स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। कौन गुरु? किस गुरु की बात कर रहे हैं? सुनील ने तुरंत भोला और भ्रमित होने का अभिनय किया। सामने खड़े लोग सिर्फ मुस्कुराए। हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। सही कहा, अब से हमारे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो। झूठ पकड़ा गया तो शिष्टता की उम्मीद मत रखना। शिष्टता? सुनील की आंख में गुस्सा उभरा। क्या मतलब है शिष्टता का? यह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन है, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? हा हा हा, सभी जोर से हंसे। सौरभ हेलोंग, इन्हें दिखा दो कि हम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। शांतनु ने कहा। जी। अगले ही पल सौरभ हेलोंग ने हाथ बढ़ाया और कुछ ही दूरी पर खड़े एक व्यक्ति की चीख निकल गई। अनगिनत धारें उस आदमी की नाक, मुंह, छाती, यहां तक कि दिल और गले से भी बाहर निकल आईं। क्षण भर में लहू चारों तरफ फैल गया। दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में वह व्यक्ति धारों और खून के तालाब के बीच गिर गया। सुनील सन रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उनके सामने इतने क्रूर तरीके से एक सदस्य की हत्या कर देंगे। कमरे का माहौल भयावह रूप से तनावपूर्ण हो गया। अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत रखते हैं? सौरभ हेलोंग ने मुस्कुराकर पूछा। तुम। सुनील ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। आंखों में आग बरस उठी। गुस्से को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। सौरभ हेलोंग ने अपनी कनपटी की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते और इसका परिणाम सिर्फ और अधिक मौतें होंगी। सुनील चौंक गए। क्या यकीन नहीं होता? सौरभ हेलोंग ने पीछे खड़े गिरिराज और सुधीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया। ये दोनों तुम्हारे काफी करीब होंगे, है ना? तुम असहयोग चुन सकते हो, लेकिन अगला मरने वाला इनमें से एक होगा। अंदाजा लगाओ कौन? शांतनु और बाकी लोग उपहास भरी मुस्कान लिए खड़े रहे। गिरिराज और सुधीर भी पूरी तरह डर चुके थे। सुनील ने नफरत से मुट्ठियां भींच लीं। फिर भी वह समझदार थे और जानते थे कि सामने वाला सच कह रहा है। लगता है तुम्हें हालात के हिसाब से ढलना अभी भी आता है। सौरभ हेलोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब क्या तुम हमारे सवालों का ईमानदारी से जवाब दे सकते हो? पहले सबको जाने दो। सुनील क्षण भर में 10 साल बड़े लग रहे थे। उनके जाने के बाद तुम जो चाहो पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही होशियार हो? सौरभ हेलोंग मुस्कुराया। अगर हम उन्हें जाने दें तो क्या तुम ईमानदारी से सहयोग करोगे? सौरभ हेलोंग, इस पर वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अगर यह और टाल मटोल करता है तो इसे दिखाने के लिए कुछ और लोगों को मार दो। सही कहा, एक को मारना बहुत कम है। 10 या 8 को मारो ताकि यह आज्ञाकारी बन जाए। नहीं नहीं, सुनील ने डरकर कहा, मैं बताता हूँ, बस किसी और को चोट मत पहुंचाना। मुझे जो कुछ पता है मैं सब बता दूंगा। तभी कुछ लोगों ने सिर हिलाया। एक ने मुस्कुराकर कहा, यह बेहतर है, पर झूठ मत बोलना। झूठ पकड़ा गया तो शिष्टता की उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं, सुनील ने जल्दी से सिर हिलाया। बताओ, तुम्हारे संग में वह गुरु कहाँ है? तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह कौन है ना? सुनील ने सिर हिलाया। आप उस वरिष्ठ के बारे में पूछ रहे होंगे। वह सिर्फ कभी कभी रात बिताने के लिए आते थे और आज सुबह ही चले गए। हो सकता है वह मुख्यालय वापस चले गए हों या जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गए हों। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई कमी नजर नहीं आई। तो अब तुम्हें उनकी पहचान पता होनी चाहिए। बताओ, वह कौन है? सौरभ हेलोंग ने जोर देकर पूछा। ओह, सुनील झिझके, लगता है तुम अभी भी ईमानदारी से सहयोग नहीं करना चाहते। सौरभ हेलोंग ने बोलते हुए पीछे गिरिराज और सुधीर की ओर देखा। नहीं, मैं बताता हूँ। सुनील को एक विचार आया। दरअसल मुझे उन वरिष्ठ का ठीक ठीक नाम नहीं पता। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सौरभ हेलोंग का चेहरा काला पड़ गया। मुझे सच में नहीं पता। सुनील ने तुरंत हाथ हिलाया। उन वरिष्ठ की जानकारी संघ में अत्यंत गोपनीय है। वह अपनी पहचान को लेकर भी बहुत गुप्त रहते हैं, हर समय मुखौटा पहने रहते हैं। मुझे उनका नाम या वह कैसे दिखते हैं यह नहीं पता। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। सुनील ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तभी शांतनु बोले, सच बताने का एक और मौका। ये सुनकर सुनील और बाकियों की आंखें सिकुड़ गईं। आपका क्या मतलब है? सुनील ने मुंह खोलकर पूछा। मैंने सच बता दिया है। मुझे उनकी जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे नहीं पता चलेगा। इस बिंदु पर भी तुम झूठ बोल रहे हो। शांतनु की आंखों में तिरस्कार भरा था। ठीक है। सौरभ हेलोंग को गुस्सा आ गया। चूंकि तुम सुन नहीं रहे हो, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए कुछ और लोगों को मारता हूं। नहीं नहीं, सुनील का चेहरा पीला पड़ गया। इस क्षण दूर से एक ठंडी आवाज आई जो क्रोध से भरी थी। इतनी बड़ी बातें? कौन है? आवाज सुनकर सौरभ हेलोंग और बाकी एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। हॉल के दरवाजे पर एक तेजस्वी आकृति खड़ी थी। हाथ पीठ के पीछे थे, चेहरा उदास था और आंखें हत्या की नीयत से भरी थीं। इतनी प्रबल उपस्थिति, शांतनु भी मन ही मन चौंक गए। इस क्षण सुनील की आवाज, जो सदमे और खुशी से भरी थी, गूंज उठी। अध्यक्ष, आप यहाँ कैसे? अध्यक्ष। सुनील की चीख सुनकर संघ के कई लोग भ्रमित हो गए। कुछ को एहसास हुआ और वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। ये तो मुख्यालय के अध्यक्ष चेतन हैं। ये चेतन है। शांतनु और उनके लोग भी सन रह गए। क्या तुम ही थे जिन्होंने अभी अभी मेरे लोगों को मारने की बात कही? चेतन का लहजा बर्फ जैसा ठंडा और दबंग था। अंबिका नगर के जागृत संघ में जब विक्रम और उनके साथी अंदर आए तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरा हॉल लगभग खाली था। अंबिका नगर संघ का क्या हो रहा है? इतने कम लोग क्यों हैं? वह विवेक नाम का आदमी भी यहाँ नहीं है।
ठीक कहा, मत भूलो, उस विवेक नाम के आदमी का एक साथी भी है। चलो पहले उसे पकड़कर पुष्टि करते हैं। एक महिला मुस्कुराते हुए उनके पास आई कि उसे रोक दिया गया। तुम्हारा उपाध्यक्ष कहाँ है? उसे अभी यहाँ लाओ, विक्रम ने एक अटल लहजे में कहा। आप उपाध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं? महिला हक्की बक्की रह गई। सही है, मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। अपने उपाध्यक्ष को तुरंत यहाँ बुलाओ, वरना शिष्टता की उम्मीद मत रखना। जी, महिला डर से पीली पड़ गई और जल्दी से हिमांशु को फोन लगाया। हेलो, उपाध्यक्ष, फोन पर महिला ने डर से विक्रम और बाकियों की ओर देखा। पहली मंजिल पर लॉबी में कुछ लोग हैं जो उपाध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। क्या आप नीचे आकर देख सकते हैं? वह उपाध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। हिमांशु की भौहें तन गईं। उन्होंने अपने लैपटॉप पर निगरानी खोली और पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे कौन हैं? माफ करना, उपाध्यक्ष, हम हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक है, मैं समझ गया। उनसे कहो कि मैं तुरंत नीचे आ रहा हूँ। हिमांशु ने फोन काट दिया। लेकिन तभी धमाका, लॉबी में लगे कैमरे एक के बाद एक फूटने लगे। और जोया, अगर वह देखना चाहता है तो उसे देखने दो। मुझे छुपकर देखना पसंद नहीं है। जोया ने अपनी पलकें झुकाईं। हा, सभी जोर से हंस पड़े। दूर से करीब आती पदचाप गूंजी। पल भर में दोनों पक्षों की निगाहें टकराईं। ये लोग, हिमांशु को अचानक लगा जैसे उनका शरीर जम गया है। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम कौन हैं? हम तुमसे क्या चाहते हैं? बोलते हुए वे उनकी ओर बढ़े। जल्द ही उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तुम क्या करना चाहते हो? काउंटर पर एक महिला ने हिम्मत जुटाकर बोली, ये जागृत संघ है, इससे दूर रहो, चुप रहो। बलवंत ने उसे घूरा, उसकी आंखों में हत्या की नीयत चमक रही थी। ओह, महिला डर से नीचे बैठ गई। हिमांशु ने कुछ संयम हासिल किया। तुम किस शहर के जागृत हो? मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाते हो तो उच्च अधिकारी यकीनन तुमसे निपटने के लिए लोगों को भेजेंगे। सच में? विक्रम मुस्कुराया। क्या होगा अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हों जो साजिश करता है और जागृतों को मारता है? इसका क्या मतलब है? हिमांशु हक्के बक्के रह गए। क्या मतलब है? जोया मुस्कुराए। अंबिका नगर के पूर्व सिटी लॉर्ड दीपक, अंबिका नगर जागृत संघ के पूर्व उपाध्यक्ष, और फांग यून, वे कैसे मरे? हिमांशु, क्या तुम्हें हमसे ज्यादा स्पष्ट नहीं होना चाहिए? हिमांशु जितना सुनते गए उतने ही उलझन में पड़ गए। सिटी लॉर्ड और बाकी लोग कैसे मरे? उन्हें एक योद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ने चाकू से मार डाला है ना? इस बिंदु पर भी तुम नाटक कर रहे हो। जोया की आंखों में एक उपहास भरी चमक थी। हिमांशु, तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। तुम हत्यारे को जानते हो, है ना? जोया ने अचानक अपना लहजा सख्त किया। हिमांशु भी दंग रह गए। लगता है हमने सही निशाना लगाया है। हिमांशु, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। अपने साथी को भी बुलाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हिमांशु भी अब भड़क गए थे। मैं हत्यारे को जानता हूँ। तुम नहीं जानते। बेशक, मैं नहीं जानता। हिमांशु ने बलवंत को घूरते हुए कहा, अगर मैं हत्यारे को जानता तो मैंने बहुत पहले ही उसकी सूचना दे दी होती। हाँ, अच्छी बात है। बलवंत मुस्कुराया। ठीक इसलिए क्योंकि तुम हत्यारे को जानते हो, तुमने उसकी सूचना नहीं दी। ठीक है। हिमांशु गुस्से में हंसे, बलवंत की ओर देखते हुए, तुम कहते हो कि मैं हत्यारे को जानता हूँ। तो बताओ, हत्यारा कौन है? माहौल शांत हो गया। विक्रम ने सिर हिलाया और हिमांशु की ओर देखा। वह व्यक्ति दूर है पर फिर भी पास है। हिमांशु चौंक गए, फिर जोर से हंसे। क्या तुम ये कह रहे हो कि वह मैं हूं? विक्रम ने अपनी आंखों में गहरा तिरस्कार दिखाया। तुम उसके बराबर नहीं हो। हिमांशु की आंखों में क्रोध जल उठा। अब भी तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, मुझे तुम्हें एक संकेत देने दो। विक्रम ने एक एक शब्द पर जोर दिया। वह व्यक्ति तुम्हारा अध्यक्ष है। क्या अध्यक्ष? जैसे ही उन्होंने बात की, हिमांशु का मुंह सदमे में खुला रह गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोग भी दंग रह गए। वह एक अच्छा अभिनेता है। जोया मुस्कुराए। अगर वह नहीं था तो दीपक और बाकियों को परेशानी होने के तुरंत बाद वह अंबिका नगर में इतनी जल्दी क्यों दिखाई दिया? बकवास। हिमांशु ने ठंडे लहजे में पलटवार किया। अध्यक्ष के आने से पहले मैं उन्हें नहीं जानता था। जहां तक अध्यक्ष के हत्यारा होने की बात है, ये बेतुका है। उनका दीपक से कोई झगड़ा नहीं था, वह उन्हें क्यों मारेंगे? वह कारण सरल है। जोया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तुम दोनों दीपक और बाकियों को खत्म करने की योजना बना रहे थे, जिससे अंबिका नगर तुम्हारे हाथ में आ जाए। यहाँ सबसे ऊंचा पद विवेक का है, दूसरे पर तुम मुझ पर बदनामी लगा रहे हो। हिमांशु चिल्लाए। मैं तुम पर बदनामी लगा रहा हूँ? हास्यास्पद। अगर मैं गलत हूँ तो तुम इतनी तेजी से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो? तुम सब। हिमांशु इतने गुस्से में थे कि बोल भी नहीं पाए। सिर्फ अपने दोस्त की वजह से ही तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर हमसे बात कर पा रहे हो। विक्रम ने हाथ बढ़ाया और हिमांशु के कंधे पर थपथपाया। हिमांशु का चेहरा अचानक बदल गया। तुम क्या चाहते हो? वह विवेक नाम का आदमी कहाँ है? आप अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं? हिमांशु ने सिर हिलाकर कहा। अध्यक्ष का ठिकाना अनिश्चित है। मुझे भी नहीं पता कि वह इस समय कहाँ हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, दोबारा सोचकर बताओ, तुम्हारे अध्यक्ष कहाँ हैं? हिमांशु ने सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता कि अध्यक्ष अभी कहाँ हैं, और मेरा उनसे वैसा संबंध नहीं है जैसा आप सोचते हैं। लगता है तुम सचमुच एक जिद्दी चट्टान हो। बलवंत की महाशक्ति का दबाव चारों दिशाओं से उमड़ पड़ा। पहले उनके कानों में सूजने का एहसास हुआ, फिर उनके शरीर से अजीब आवाजें आईं, साथ ही बढ़ता हुआ दर्द भी। सांस लेना लगातार मुश्किल होता गया। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? बलवंत हंसा। तुम्हारे आसपास का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर तुम इतनी बुरी तरह नहीं मरना चाहते तो बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता। अध्यक्ष अभी कहाँ हैं?
हिमांशु ने दांत पीसे। ठीक है, काफी वफादार हो, अब मैं देखता हूं कि तुम कब तक टिक सकते हो। बलवंत की मुस्कान और भी भयंकर हो गई। हिमांशु ने एक दयनीय चीख निकाली, मुंह से खून उगल दिया। चलो भी, बस हमें बता दो, हम सबका समय बचाओ। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। हिमांशु ने गुस्से में चिल्लाया। तुम मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम? सौरभ हेलोंग ने आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे कुछ असंभव सुन लिया हो। ठीक है, देखते हैं तुम उस कड़े रवैये को कब तक बनाए रख सकते हो। बलवंत, अपमानित महसूस करते हुए, अपनी महाशक्ति का फिर से इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन विक्रम ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हिमांशु की जेब में हाथ डाला। जल्द ही, उन्हें एक सेल फोन मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसकी संपर्क जानकारी इसी पर होनी चाहिए, है ना? विक्रम ने उनकी ओर देखते हुए कहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो, हिमांशु ने घबराते हुए कहा। झूठा। विक्रम मुस्कुराए, लगता है अध्यक्ष की संपर्क जानकारी इस पर है। उन्होंने हिमांशु के अंगूठे को फिंगरप्रिंट स्कैनर पर दबाया और फोन सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। सबकी निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। ये रहा, मिल गया। विक्रम भाई, आप कमाल हैं। बुरा नहीं। विक्रम ने अध्यक्ष लेबल वाले संपर्क को देखा। विक्रम भाई, बलवंत ने इस समय हिमांशु की ओर देखा और क्रूरता से मुस्कुराया। क्या इस आदमी को इसकी मौत के घाट उतारने का समय नहीं आ गया है? जल्दी नहीं। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया, इस आदमी का अभी भी कुछ उपयोग है। अगले ही पल, विक्रम ने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ, हिंसक जानवरों का शिकार करते हुए पार्थ को अपनी जेब में दूसरे फोन के कंपन का एहसास हुआ और उनकी भौहें तन गईं। हिमांशु का कॉल देखकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज आई। क्या यह अध्यक्ष विवेक हैं? मैं हूं। तुम कौन हो? पार्थ तुरंत तनाव में आ गए। तुम हिमांशु का फोन इस्तेमाल करके मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारा दोस्त अभी के लिए ठीक है, लेकिन वह आगे भी ठीक रहेगा या नहीं, कौन कह सकता है? विक्रम हंसे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पार्थ का लहजा ठंडा हो गया। तुम इसे ऐसा सोच सकते हो? विक्रम और भी चौड़ा मुस्कुराए। अध्यक्ष विवेक, मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्त को चोट पहुंचे, है ना? उसे फोन दो। पार्थ ने गहरी सांस ली। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि पुष्टि हो सके कि वह अभी भी जिंदा है। ठीक है। विक्रम ने फोन को स्पीकर पर रखा। तुम्हारे अध्यक्ष तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। कुछ बोलो, अध्यक्ष। हिमांशु चिल्लाए। क्या हुआ? पार्थ ने पूछा। मुझे नहीं पता। हिमांशु ने उनकी ओर देखा। ये लोग आए और मुझे पकड़ लिया। हम पर दीपक और बाकियों को मारकर अंबिका नगर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। ये बेतुका है। ठीक है। विक्रम ने स्पीकर बंद किया। विवेक, क्या तुमने ही दिलीप और उसके भाई को मारा था? दिलीप भाई? कौन दिलीप भाई? पार्थ ने माथे पर बल डाला। तुम क्या कह रहे हो? मेरे आदमी को जाने दो। नाटक करते रहो। विक्रम ठंडे लहजे में हंसे। तुम्हें दिलीप भाई को नहीं छूना चाहिए था। विवेक, अगर तुम समझदार हो तो वापस आ जाओ और हमारे सिटी लॉर्ड के सामने आत्महत्या कर लो। यदि नहीं, तो तुम्हारा ये दोस्त मरा हुआ ही समझो। क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। पार्थ ने माथे पर बल डालकर कहा। कौन है दीपक? दिलीप? उनकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देवगढ़ के लोग दिन दहाड़े अंबिका नगर जागृत संघ में हंगामा कर रहे हैं, मेरे अधीनस्थों को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या तुम्हें ये थोड़ा अहंकारी नहीं लगता? अहंकारी? शायद। विक्रम हंसे। अध्यक्ष विवेक, क्या अध्यक्ष विवेक में वापस आकर हमसे मुकाबला करने की हिम्मत है? जैसे ही उनकी आवाज गिरी, हॉल में सन्नाटा छा गया। अध्यक्ष, तुरंत मुख्यालय में इसकी रिपोर्ट करें। हिमांशु चिल्लाए। चुप रहो। बलवंत की आंखों में हत्या की नीयत भरी थी। क्या मुझे और जोर लगाना चाहिए? क्या ये तुम्हारे मेरे अधीनस्थों के प्रति व्यवहार का तरीका है? पार्थ का लहजा ठंडा हो गया। चिंता न करें, ये सिर्फ एक मामूली चोट है। विक्रम ने आह भरी। अध्यक्ष विवेक, मैं आपको सलाह देता हूं, अपने और अपने दोस्त के लिए तुरंत वापस लौटें। अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आगे क्या होगा। उनकी धमकी भरी बातें सुनकर पार्थ के दिल में एक तीव्र हत्या की नीयत पैदा हुई। ठीक है, तुमने कहा कि तुम अभी संघ में हो, है ना? हाँ, हम ठीक हॉल में हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ। मुझे वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए हॉल में लौटूंगा। अगर यह पता चला कि तुम गलत थे, तो तुम क्या करोगे? पार्थ ने पूछा। अगर हम गलत हुए, विक्रम हंसे, तो हम तुरंत माफी मांगेंगे। ये काफी नहीं है, पार्थ ने ठंडे लहजे में कहा। तुम संघ में घुसे और मेरे लोगों को चोट पहुंचाई। हर व्यक्ति को 1 लाख पॉइंट का मुआवजा मिलना चाहिए। 1 लाख पॉइंट प्रति व्यक्ति। सौदा मंजूर। विक्रम ने तुरंत सहमति व्यक्त की और पूछा, लेकिन अगर यह पता चला कि हम सही थे, तो क्या होगा? तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। बहुत बढ़िया, यह एक सौदा है। विक्रम जोर से हंसे। तो हम अध्यक्ष विवेक का 2 घंटे इंतजार करेंगे। अगर तुम 2 घंटे में यहां नहीं पहुंचे, तो हम मान लेंगे कि तुम दोषी हो और भाग गए हो। चिंता मत करो, मैं अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष हूं, मैं कभी भी अपराध बोध से नहीं भागूंगा। साथ ही, इन 2 घंटों के भीतर मैं नहीं चाहता कि मेरे अधीनस्थ को कुछ हो। जब मैं अंबिका नगर के करीब पहुंचूंगा, तो मैं दोबारा कॉल करूंगा और हिमांशु से जवाब दिलवाऊंगा। अगर तब तक, अध्यक्ष विवेक, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम हल्के से मुस्कुराए। हम मुख्य रूप से आपसे चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं। आप समय आने पर कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तो ये तय हो गया। मैं 2 घंटे के भीतर वापस आऊंगा। ठीक है, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे, अध्यक्ष विवेक। विक्रम ने फोन काट दिया। उनकी मुस्कान और ठंडी हो गई। विक्रम भाई, उस आदमी ने कहा कि वह 2 घंटे में वापस आ जाएगा। जोया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, विक्रम ने सिर हिलाया। इतना लंबा इंतजार? बलवंत की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे ऐसा नहीं लगता। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं बता सकता था, वह बाहर हिंसक जानवरों का शिकार कर रहा है।
2 घंटे वह समय है जो उसे वापस आने में लगेगा। मैं समझा, अगर उसका वापस आने का इरादा नहीं होता तो वह ऐसी मांगे नहीं रखता। इसके अलावा मत भूलो, उसका साथी हमारे हाथों में है। अगर वह 2 घंटे बाद भी नहीं आता है तो हम पहले इस आदमी को मार सकते हैं और फिर उसे ढूंढ सकते हैं। हिमांशु तुरंत ठंडे पसीने से भीग गए। जल्दी नहीं, विक्रम ने सिर हिलाया, अभी समय नहीं आया है। पार्थ ने अपना फोन वापस जेब में रखा, आसपास के जानवरों के झुंड को देखते हुए। 2 घंटे मांगने का कारण अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अधिक अनुभव पॉइंट मिल सकें। उन्होंने पहले 2 सर्वोच्च मार्शल आर्ट सीखने का निर्णय लिया। हिमांशु, तुम्हें इसमें फंसाने के लिए मुझे सच में अफसोस है। पार्थ ने आह भरी। अगर वह लौटने पर उसे सफलतापूर्वक बचा पाए तो वह निश्चित रूप से उसे मुआवजा देंगे। अगर वह उसे नहीं बचा पाए तो देवगढ़ के हर एक व्यक्ति को अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। जागृत संघ के हॉल में सन्नाटा पसरा था। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का हॉल भी उतना ही भयानक रूप से शांत था। दोनों समूह एक दूसरे को घूर रहे थे। तो तुम चेतन हो? संक्षिप्त सन्नाटे के बाद शांतनु बोले। मैं हूं। चेतन ने दूर खून के तालाब में पड़े शव की ओर हाथ बढ़ाया, उनकी आवाज गूंजी, इस व्यक्ति को किसने मारा? अध्यक्ष, वह। सुनील ने अपनी आंखों में शुद्ध नफरत के साथ सौरभ हेलोंग की ओर इशारा किया। तुमने उसे मारा? चेतन ने सौरभ हेलोंग पर अपनी निगाहें गड़ा दी। हाँ, मैंने मारा। तो क्या? संतुष्ट नहीं? अच्छा है, जब तक तुम स्वीकार करते हो। चेतन ने सिर हिलाया, कर्ज चुकाना होगा, हत्या का मुआवजा देना होगा, यह एक स्वर्गीय सिद्धांत है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? तुम मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम? सौरभ हेलोंग ने आंखें चौड़ी कर लीं। सिर्फ मैं? चेतन ने शांत भाव से कहा। हा 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 हा। जैसे ही उनके शब्द गिरे, हॉल में ठहाके गूंज उठे। चेतन, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं देवगढ़ से हूं। 20 स्तर का जागृत। सौरभ हेलोंग। सौरभ हेलोंग ने चेतन को घूरते हुए हर शब्द पर जोर दिया। क्या? देवगढ़? 20 स्तर का जागृत? ये सुनकर हर किसी के चेहरे पर डर छा गया। सुनील, सुधीर और बाकियों का दिल बैठ गया। तो तुम सब देवगढ़ से हो? चेतन का चेहरा एक गहरे कुएं जितना शांत था। हाँ, हम सब देवगढ़ से हैं, सभी 20 स्तर के जागृत। ये हमारे सिटी लॉर्ड हैं। देवगढ़ के सिटी लॉर्ड? शांतनु? चेतन ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। मैं हूं। शांतनु ने चेतन की ओर देखा, झूठा मुस्कुराते हुए। अध्यक्ष चेतन, मैंने अभी सुना कि तुम मेरे अधीनस्थों पर हमला करना चाहते हो, है ना? तुमने सही सुना। चेतन ने सीधे स्वीकार किया, उसने मेरे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के एक सदस्य को मार डाला। एक मौत के बदले एक जीवन बहुत उचित है। तुम? सौरभ हेलोंग भड़क गए। चुप रहो। अचानक शांतनु गरजे। शांतनु ने चेतन की ओर मुड़े। अध्यक्ष चेतन, सौरभ हेलोंग ने उस व्यक्ति को मारा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। तो तुम्हें मुझे भी मारना होगा। हाँ हाँ, सिटी लॉर्ड सही कह रहे हैं, हम सब ने उस चींटी को मारने में हिस्सा लिया। अध्यक्ष चेतन, क्या तुम हम सबको मारोगे? वे कुछ लोग अहंकार से हंसे। क्यों नहीं? चेतन की आवाज गूंज उठी। सौरभ हेलोंग और उनके साथियों की मुस्कान जम गई। शांतनु ने भी क्षण भर का आश्चर्य दिखाया, फिर उनके दिल में गुस्सा भर गया। चेतन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बेशक, मैं जानता हूं। चेतन हाथ पीछे करके मजबूती से खड़े थे। यह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का क्षेत्र है। अगर मैं तुम्हें आज जाने देता हूं तो मैं दूसरों को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे अपने भाइयों और बहनों को भी जवाब देना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उत्कृष्ट। शांतनु गुस्से से हंसे। अध्यक्ष चेतन, पहले मैंने तुम्हें अध्यक्ष चेतन कहकर सम्मान दिखाया था। बिना सम्मान के तुम क्या हो? क्या वह सोचता है कि वह हम सबको अकेले हरा सकता है? हाँ, हम सब ने एक हरकत की। अध्यक्ष चेतन, क्या तुम हम सबको मारोगे? वे मुस्कुराए। अच्छा है, लगता है तुम तैयार हो। चलो शुरू करते हैं। चेतन ने अपना हाथ हिलाया। एक सुनहरी रोशनी ने उन्हें और शांतनु के समूह को घेर लिया। अगले ही पल सातों लोग गायब हो गए। एक जिज्ञासु वस्तु, एक मिनी पिरामिड जैसी, ऊपर हवा में तैर रही थी। एक घास के मैदान पर चेतन ने चकित शांतनु और साथियों को देखा, समझाते हुए, यह एक खजाना है जो मैंने हासिल किया था। इसे पीली रेत मीनार कहा जाता है। ये जीवित प्राणियों को भी रखता है। यहाँ का स्थान 10 मील की सीमा में है। तुम्हें 24 घंटे के बाद या मुझे मारकर और इस खजाने को जब्त करके जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। उसके बाद मैं पूरी तरह से मुकाबला करूंगा, या तुम अभी हमला कर सकते हो और मैं मान लूंगा कि तुम समझते हो, मैं भी पूरी तरह से मुकाबला करूंगा। मार्शल आर्ट्स संघ के हॉल में सब एक दूसरे को भ्रमित नजर से देख रहे थे। अध्यक्ष कहाँ हैं? और देवगढ़ से आए वे शक्तिमान इतने सारे लोग अचानक गायब हो गए। बस एक उंगली के आकार का घन हवा में तैर रहा था। ये सब क्या चल रहा है? किसी ने पूछा और बाकी लोग भी हिम्मत जुटाने लगे। मुझे भी कुछ पता नहीं। हाँ, वे अभी यहीं थे। क्या इसका संबंध बीच में रखी उस चीज से हो सकता है? वह क्या है? अध्यक्ष, कई लोगों की आंखें सुनील की ओर मुड़ी। सुनील ने भी पूरी तरह से उलझन भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि सामने वाली चीज साधारण नहीं है। अध्यक्ष सुनील, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अंकित ने छोटे घन की ओर इशारा किया कि अध्यक्ष दीपशेख और वे शक्तिमान उसके अंदर हैं। क्या वे सब उसके अंदर हैं? नहीं, यह असंभव है ना? वह चीज इतनी छोटी है। अध्यक्ष की ऊंचाई 6 फीट से अधिक है, वह उसमें कैसे समा सकते हैं? यह जरूरी नहीं। जागरूकों के संघ में ऐसे लोग हैं जिनके पास अंतरिक्ष वस्तुएं हैं जो कई क्यूबिक मीटर सामान जमा कर सकती हैं। वे तो छोटे होते हैं। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी हैं जो दर्जनों क्यूबिक मीटर जमा कर सकते हैं। तो अध्यक्ष और वे लोग उसके अंदर हैं। सबने छोटे घन की ओर इशारा किया, उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। सुनील ने भी अपनी नजर घुमाई। अगर अंकित सही था तो इस समय अध्यक्ष को अकेले 6 लोगों से लड़ना पड़ रहा होगा। वे सभी बी स्तर के शक्तिमान हैं।
उनमें से कोई भी पूरे अंबिका नगर को कुचल सकता है। क्या अध्यक्ष वास्तव में उनका मुकाबला कर सकते हैं? अध्यक्ष सुनील, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज बोले, अगर यह सब अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया है तो मेरा मानना है कि उन्हें इसमें पूरा विश्वास होगा और हमें बस शांति से परिणाम देखने का इंतजार करना होगा। सही कहा, मेरा मानना है कि अध्यक्ष उन लोगों को हरा सकते हैं। वास्तव में अध्यक्ष निश्चित रूप से जीतेंगे। विजय विजय। सबको होश आया और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, सुनील ने जोर से सिर हिलाया, उन्हें भी विश्वास था कि अध्यक्ष विजयी होंगे। पीट बालू मीनार, येलो सैंड टावर के अंतरिक्ष के अंदर। उल्टी गिनती, 1 मिनट। दीपशेख ने एक उंगली दिखाते हुए कहा, जबकि उनका दूसरा हाथ उनकी पीठ के पीछे था। वे बहुत आत्मविश्वास से दिख रहे थे। नगर प्रमुख, उनके बगल के किसी व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अभी अंतरिक्ष वस्तु का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। मेरे साथ भी ऐसा ही है, अंतरिक्ष वस्तु ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। क्या यहाँ के स्थानिक नियम बाहर से अलग हो सकते हैं, जिसके कारण वे विफल हो रहे हैं? मेरा भी। आसपास के लोग एक के बाद एक बोले, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दीपशेख के पास ऐसी कोई चीज होगी और उन्होंने बिना पूछे उन्हें अंदर खींच लिया। क्या इसका मतलब ये भी है कि दीपशेख उन्हें एक एक करके लड़ाई के लिए खींच सकते थे? हालांकि दीपशेख ने ऐसा नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कोई बाहर नरसंहार शुरू कर देगा। पर इस आदमी को यह आत्मविश्वास कहां से मिला कि वह अकेले उन छहों को मार सकता है? शांतनु ने सिर हिलाया। उन्होंने भी देखा कि यहाँ अंतरिक्ष वस्तुएं काम नहीं कर रही थीं। निश्चित रूप से वे गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष हैं। उनके पास इतनी मूल्यवान वस्तु होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वह इस खजाने पर कब्जा कर लेते हैं तो भविष्य में अन्य शक्तिमानों से निपटना आसान हो जाएगा, उन्हें भागने की चिंता नहीं रहेगी। नगर प्रमुख, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अभी कार्रवाई करें या इंतजार करें? किसी ने पूछा। क्या अभी भी 1 मिनट बाकी नहीं है? हम बस उसका साथ देने का नाटक करते हैं और अचानक हमला करते हैं, हम निश्चित रूप से इस आदमी को मार डालेंगे। हम इतने सारे हैं और वह अकेला है। धोखेबाजी क्यों करनी? बस एक सीधा हमला, हमें उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सत्यम ने ताना मारा। उन्हें लगा कि वह अकेले ही दीपशेख को मार सकते हैं, किसी और की मदद की जरूरत नहीं। सत्यम सही कह रहा है, महज एक मार्शल आर्ट्स योद्धा, भले ही वह गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ का अध्यक्ष हो, तो क्या हुआ? हम सभी को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। पर सुरक्षा के लिए 2 को एक साथ हमला करना चाहिए। वे फुसफुसाते हुए अपनी योजना पर चर्चा करने लगे। जल्दबाजी मत करो, शांतनु ने संक्षिप्त में कहा, फिर दीपशेख की ओर मुड़े, व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, अध्यक्ष दीपशेख, क्या यहाँ हमारे लिए कोई गुप्ततंत्र इंतजार नहीं कर रहा है? उनके शब्दों के ठीक बाद सबके चेहरे बदल गए। धत्तेरे की, नगर प्रमुख सही कह रहे हैं। अगर नहीं तो दीपशेख हम सबको अंदर खींचने की हिम्मत कैसे करते? मैं ऐसी चालबाजी का इस्तेमाल नहीं करता, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीपशेख ने शांति से कहा, 3 उंगलियां उठाते हुए, 30 सेकंड बाकी हैं। ठीक है, चूंकि अध्यक्ष दीपशेख ऐसा कहते हैं, हम निश्चिंत रहेंगे। शांतनु ने कहा। चारों ओर स्कैन किया लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। जाहिर है, उन्हें दीपशेख के शब्दों पर विश्वास नहीं था। सत्यम और अन्य भी आसपास कड़ी निगरानी रखे हुए थे, यहां तक कि जमीन पर घास की भी जांच कर रहे थे। 20 सेकंड। दीपशेख की आवाज फिर से आई। यह आदमी। सत्यम गुस्से से दांत पीस रहा था। अगर शांतनु की फटकार का डर न होता तो वह अब तक हमला कर चुका होता। नगर प्रमुख, बाकी लोग शांतनु को देखने लगे। शांतनु ने सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीता, माहौल शांत होता गया। 10 सेकंड। इससे पहले कि दीपशेख अपनी बात पूरी करते, शांतनु गरज उठे, चलो सब मिलकर हमला करते हैं। सत्यम और अन्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक पल में आग के कई गोले, जिनमें से प्रत्येक लगभग 4 या 5 मीटर व्यास का था, बिजली की तरह दीपशेख की ओर उड़े। इसके साथ ही घने बर्फ के शंकु तूफान की तरह बरसे। बेसिन के आकार के बिजली के कई गोले और भी तेजी से चले, आग के गोलों को पीछे छोड़ते हुए सीधे दीपशेख के दिल को निशाना बनाया। उसी क्षण सत्यम ने भी अपनी अतिशक्ति सुपर पावर को सक्रिय कर दिया, जिसका इरादा तुरंत दीपशेख का खून निकाल लेने का था। उसी क्षण दीपशेख चले, लेकिन सबके सदमे के लिए बाएं या दाएं चकमा देने के बजाय वे सीधे उनकी ओर दौड़े। क्या यह आदमी मरने के लिए दौड़ा आ रहा है? यह विचार उनके दिमाग में तेजी से दौड़ा। ये हमले सीधे तौर पर एक शीर्ष स्तर के कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को भी मार सकते थे या बुरी तरह घायल कर सकते थे। यह आदमी सीधे उनमें घुस गया। पागल है, सतर्क रहो, शांतनु चिल्लाए। वे अंतरिक्ष वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दीपशेख भी नहीं कर सकते। हालांकि जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। दीपशेख ने किसी अंतरिक्ष वस्तु का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे बिजली के गोलों और आग के गोलों में घुस गए। अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। उनके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी लहर दिखाई दी, पानी की तरह, जिससे आग के गोलों और बर्फ के शंकुओं में लहरें उठीं और वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। असंभव। वे ऐसे आंखें फाड़कर देखने लगे, मानो भूत देख रहे हों। क्या यह आदमी मार्शल आर्ट्स योद्धा नहीं है? उसके पास अतिशक्ति सुपर पावर कैसे है? एक अंतरिक्ष प्रकार की अतिशक्ति, जो सभी हमलों को दूसरे अंतरिक्ष में मोड़ देती है। नहीं, गलत। अचानक कोई चिल्लाया। वह महसूस कर सकता था कि तत्व अभी भी वहीं थे, हमलों को मोड़ा नहीं गया था, बल्कि तत्वों में तोड़ दिया गया था, और वे अंतरिक्ष में मौजूद थे। पलक झपकते ही दीपशेख उनके सामने आ गए। 2 बड़े हाथ, गरजती हुई ताक लिए, उनमें से 2 को पकड़ लिया, जिनमें से एक सत्यम थे। बाद वाले डरे नहीं, बल्कि खुशी दिखाने लगे, मानो कह रहे हों, दीपशेख, तुमने खुद मौत चुनी। उनके पास ऐसे ताबीज थे जो शीर्ष स्तर के कमांडर स्तर के भयंकर जानवर के कई हमलों को झेल सकते थे। ये दीपशेख का खून कई बार निकाल लेने के लिए पर्याप्त समय था।
दूसरे व्यक्ति एक बर्फ तत्व शक्तिमान थे जो भाग नहीं पाए। उन्होंने एक मोटी बर्फ की ढाल और वार करने के लिए एक बर्फ का भाला बनाया। दीपशेख इससे बेखबर दिखे। उन्होंने पंजे जैसे हाथों से उनकी गर्दन पकड़ ली। उनके उंगलियों से सुनहरी लहरें बहीं। चटाक, एक तीखी आवाज। बर्फ की ढाल संपर्क में आते ही टूट गई। यहां तक कि ताबीज द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक ढाल भी सामना नहीं कर पाए। क्या? दोनों के चेहरे बदल गए। उन्हें आत्म विनाश का एहसास हुआ। एक ने निराशा दिखाई, जबकि दूसरे ने अपने गले के पास हाथ आते देखकर सत्यम ने खून से सनी आंखों से हताश होकर दीपशेख का खून निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। उन्हें पता था कि जीवित रहना गति पर निर्भर करता है। उनके सदमे के लिए सभी प्रयासों के बावजूद केवल एक क्षणिक रक्त विकार हुआ। वह आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे कोई पर्वत से मज न हो। चटाक, एक तीखी आवाज। उनकी गर्दन टूट गई। सिर 180 डिग्री घूम गया। भयानक नजरों से नीचे गिर गया। दूसरे का भी यही हश्र हुआ। पलक झपकते ही 2 स्तर के शक्तिमान मारे गए। बाकी बचे 4 सदमे में थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। सत्यम मर गया। इतनी आसानी से मारा गया। उनके ताबीज कहाँ थे? यहाँ न केवल अंतरिक्ष वस्तुएं बल्कि ताबीज भी विफल रहे। पंचगरज परिवर्तन हस्त। शांतनु ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। अविश्वसनीय रूप से पूछा, ये तुम्हारा पंचगरज परिवर्तन हस्त है? हाँ, ये पंचगरज परिवर्तन हस्त है। दीपशेख मुड़े। अभिव्यक्ति पहले की तरह ही शांत थी। दीपशेख के अपनी बात खत्म करने के बाद बाकी बचे कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष ने सबसे गहरे मार्शल आर्ट्स में से एक पंचगरज परिवर्तन हस्त की खेती की थी। हालांकि उन्होंने पंचगरज परिवर्तन हस्त की असली शक्ति कभी नहीं देखी थी, क्योंकि शक्तिमान संघ में भी इसका केवल एक खंडित संस्करण था। चूंकि यह एक खंडित संस्करण था, तो इसमें कोई वास्तविक शक्ति कैसे हो सकती थी? लेकिन अभी क्या हुआ? किसी ने निगल लिया और कहा, आप अभी उन हमलों की चपेट में आए थे, लेकिन आप बिना किसी चोट के बाहर आ गए। क्या ये भी पंचगरज परिवर्तन हस्त के कारण है? ये सही है। दीपशेख ने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक समझाया, मेरा पंचगरज परिवर्तन हस्त सिद्धि स्तर परफेक्शन रेल्म तक पहुंच गया है। सिद्धि के तहत पंचगरज परिवर्तन हस्त न केवल दुनिया के अधिकांश हमलों को बेअसर कर सकता है, बल्कि शरीर पर सुरक्षात्मक गैंग क्यूई प्रोटेक्टिव गैंगची की एक परत भी बना सकता है। आपके हमले अभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसका कारण यही था। दीपशेख का स्पष्टीकरण सुनकर कई लोगों का मुंह सूख गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। शांतनु को छोड़कर उन तीनों ने तत्वीय हमलों को जागृत किया था। इस अतिशक्ति की महान शक्ति के कारण इसे दूसरों की तुलना में विकसित करना तेज था। लेकिन दीपशेख से मिलने पर क्या वे पूरी तरह से बेअसर नहीं हो गए थे? सुरक्षात्मक ताबीज का क्या तुम सुरक्षात्मक ताबीज को भी बेअसर कर सकते हो? जरूर, दीपशेख ने कहा। यह सुनकर उन तीनों ने निराशा की अभिव्यक्ति दिखाई। उन्हें आखिरकार समझ में आया कि दीपशेख में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह इतने सारे लोगों को इसमें खींच लाए। पंचगरज परिवर्तन हस्त अधिकांश शक्तिमानों के लिए बस एक नेमेसिस अभेद्य शत्रु था। अगर वे बाहर होते तो वे अभी भी अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं का उपयोग करके भाग सकते थे। अगर कोई पकड़ा भी जाता तो वे सभी मिटाए नहीं जाते। लेकिन अब वे यहाँ फंस गए थे। दीपशेख सचमुच निर्दयी थे। डरो मत, उनमें से एक ने दांत पीसकर कहा। कौन जानता है कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं? हो सकता है कि वह भी बस भाग्यशाली रहा हो। सही कहा, भले ही वह जो कहता है वह सच हो, मुझे विश्वास नहीं है कि वह इसे 1 बार, 2 बार या यहाँ तक कि 10-20 बार भी बेअसर कर सकता है। मैं सच में नहीं कर सकता। अप्रत्याशित रूप से दीपशेख ने स्वीकार कर लिया। इस दृश्य ने दुश्मनों को भी भ्रमित कर दिया। हालांकि मेरी सत्यसार ट्रू एसेंस प्रचुर मात्रा में है, मैं अभी तक देव मानव स्तर सेलेस्टियल ह्यूमन रेल्म तक नहीं पहुंचा हूं। पंचगरज परिवर्तन हस्त एक मार्शल आर्ट्स है जो बहुत सत्यसार का उपभोग करता है। हालांकि दीपशेख ने अपनी आवाज का लहजा बदला और आगे कहा, जब तक आपको अपनी अतिशक्ति का 10 या 20 बार उपयोग करने का मौका नहीं मिलता तब तक ये पर्याप्त है। वे लोग इतने गुस्से में थे कि लगभग खून थूकने वाले थे। क्या उन्हें दीपशेख को मूर्ख कहना चाहिए या अभिमानी? खुले तौर पर अपनी कमजोरी जाहिर करना, या तो वह उन्हें तुच्छ समझते थे या बहुत ज्यादा का मानते थे, है ना? बहुत बढ़िया। क्या पंचगरज परिवर्तन हस्त है? हा हा हा। इस समय शांतनु अचानक जोर से हंसने लगे, फिर जल्दी से रुक गए और तीनों को पीछे हटने का इशारा किया। तीनों दंग रह गए, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखों में खुशी थी। हाँ, वे नगर प्रमुख को कैसे भूल सकते हैं? विरोधियों की जागृत अतिशक्ति ठीक वही थी जो पंचगरज परिवर्तन हस्त से सबसे कम डरती थी। मुझे कहना होगा, दीपशेख, मैंने वास्तव में तुम्हें पहले कम आंका, जिसने तुम्हें 2 लोगों को मारने की अनुमति दी। लेकिन अब से तुम्हें यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। चटाक, एक तीखी आवाज गूंजी, क्योंकि उनके सीने पर कपड़े फटे हुए थे जो एक मजबूत शरीर दिखा रहा था। इसके बाद और फटने की आवाजें आईं। फट फट। कुछ सेकंड बाद मूल शांतनु गायब हो गए। उनकी जगह 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा, ड्रैगन शल्कों ड्रैगन स्केल्स से ढका, 1 मीटर से ज्यादा लंबी पूंछ, नुकीले दांत और पंजे वाला एक मानव रूप प्राणी खड़ा था। एक छिपकली मानव लाइजेडमैन। दीपशेख ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति आई। उन छिपकली मानवों की तुलना मुझसे मत करो। शांतनु ने अपना मुंह चौड़ा खोला, अपने चमकते दांत दिखाए। ड्रैगन, मैं एक ड्रैगन हूँ। एक दिन मैं एक विशाल ड्रैगन में बदल जाऊंगा। ड्रैगन श्वास, ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकालूंगा और सब कुछ राख कर दूंगा। वह गुस्से से दहाड़ा। अगर उन पर फटे हुए कपड़े नहीं लटके होते तो उन्हें उनके पिछले रूप से जोड़ना मुश्किल होता। मैं समझ गया। दीपशेख की आंखों में दया का भाव दिखा। उन्हें अंदाजा हो गया कि शांतनु की अतिशक्ति क्या थी। निस्संदेह अगर यह आदमी बढ़ता रहा तो वह ड्रैगन मानव जाति के लाल ड्रैगन और काले ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ जाएगा। ड्रैगन श्वास थूकेगा और सब कुछ जला देगा।
लेकिन क्या इसे भी ड्रैगन कहा जाता है? ये बस एक उड़ने वाली छिपकली है। आओ, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। तुम मौत को बुला रहे हो। शांतनु ने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे जोरदार धमाका हुआ। उनके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत 10 मीटर से ज्यादा गहराई तक धंस गई। अगले ही पल वह दीपशेख के ठीक सामने प्रकट हुए और एक भयंकर घुटने से वार किया। धमाका, एक जोरदार आवाज गूंजी। दीपशेख एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गए। बस इतना ही। शांतनु जोर से हंसे, उनकी आंखों में जबरदस्त तिरस्कार था। फिर वह बिजली की चमक में बदल गए और उनका पीछा किया। ड्रैगन देव मुष्टि, वह चिल्लाए, उनके हाथ तेजी से घूम रहे थे क्योंकि अनगिनत मुट्ठी के साय ने हमला किया। हर मुक्का दीपशेख पर जोर से पड़ा, जिससे धीमी आवाजें निकलीं। बहुत ताकतवर। बाकी तीनों शक्तिमान इस दृश्य को देखकर उत्साहित और खुश थे। नगर प्रमुख का ड्रैगन मानव परिवर्तन वास्तव में शक्तिशाली है। दीपशेख को मारा जा रहा है और वह पलटवार नहीं कर पा रहा। जरूर, एक बार जब नगर प्रमुख अपनी अतिशक्ति को सक्रिय करते हैं तो सभी शारीरिक गुण ज्यामितीय रूप से गुना हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक शीर्ष स्तर का कमांडर स्तर का भयंकर जानवर भी उनके द्वारा मार दिया जाएगा। हम पंचगरज परिवर्तन हस्त हमारी अतिशक्तियों को बेअसर कर सकता है, लेकिन नगर प्रमुख वास्तविक ताकत का उपयोग कर रहे हैं। वह अब क्या करेगा? टन टन टन। इस समय एक अजीब आवाज आई। वे तीनों एक दूसरे को देखकर भ्रमित हो गए। यह क्या है? वह कैसी आवाज है? क्या ये धातु से धातु के टकराने जैसी आवाज है? टन टन। स्पष्ट आवाज फिर से आई। वहां देखो, उनमें से एक ने लड़ाई की दिशा में इशारा किया। क्या यह क्या है? दूसरे दो भी इस नजारे से दंग रह गए। घास पर एक छोटा सा सुनहरा इंसान खड़ा था। एक 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा ड्रैगन मानव विरोधी पर मुक्कों की बारिश कर रहा था, जिससे चिंगारियां उड़ रही थीं। हर मुक्के के साथ एक तीखी आवाज थी। क्या हो रहा है? उस छोटे सुनहरे इंसान के साथ क्या हो रहा है? उनमें से एक ने पूछा। मुझे नहीं पता। ये दीपशेख जैसा थोड़ा दिखता है। सिर्फ थोड़ा नहीं, वह आदमी दीपशेख लगता है ना? लेकिन वह सुनहरा क्यों हो गया? शांतनु, जो गुस्से से मुक्के मार रहे थे, वह भी यही सवाल पूछना चाहते थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अपने तूफान जैसे हमलों से दीपशेख कुछ ही देर में मांस का ढेर बन जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से दर्जनों मुक्कों के बाद दीपशेख ने केवल खून उल्टी किया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके द्वारा किए गए हर मुक्के से प्रभाव बिंदु पर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी, जिससे एक स्पष्ट और सुखद आवाज आती थी। धीरे धीरे दीपशेख का पूरा शरीर सुनहरा हो गया। हर मुक्का सबसे कठोर धातु से टकराने जैसा लगता था और अब उनके अपने हाथ बुरी तरह से दर्द कर रहे थे। शांतनु जितना ज्यादा सोचते, उतना ही ज्यादा गुस्सा होते। ये किस तरह की राक्षसी तकनीक है? क्या तुम भी शक्तिमान हो? एक शक्तिमान। दीपशेख ने सिर हिलाया और आह भरी। क्या तुमने वज्र अभेद्य दिव्य कौशल के बारे में नहीं सुना है? वज्र अभेद्य दिव्य कौशल। शांतनु चौंक गए। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उन्होंने ये शब्द कहीं देखे थे, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि अपने ड्रैगन मानव रूप में वह इस तथाकथित वज्र अभेद्य दिव्य कौशल को नष्ट नहीं कर सकते। अगले ही पल वह दहाड़े और एक और मुक्का ऊपर की ओर फेंका। दीपशेख ने थोड़ा सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और अपना एक मुक्का फेंका। धमाका, एक जोरदार टकराव। ऊर्जा की एक हिंसक लहर केंद्र से उमड़ पड़ी, जो सभी दिशाओं में फैल गई। दूर खड़े तीनों लोग अचानक चपेट में आ गए, जमीन पर गिर गए और दूर तक लुढ़कते चले गए जब तक कि वे एक अदृश्य बाधा से नहीं टकरा गए। चटाक, एक तीखी आवाज के साथ एक उन्मादी चीख आई। शांतनु का पूरा दाहिना हाथ नीचे लटक गया। सफेद हड्डियां त्वचा से बाहर निकली हुई थीं, खून से सनी थीं, हवा में खुली थीं, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे भयानक बात यह थी कि उनकी पांचों उंगलियां टूटी हुई थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। शांतनु को पसीना आ रहा था। वह अपने टूटे हुए हाथ को देखकर चिल्लाए। उनकी मुट्ठी लगभग दीपशेख के आधे शरीर जितनी बड़ी थी। उनके सामने दीपशेख की मुट्ठी दयनीय रूप से छोटी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनका हाथ और उंगलियां टूट गईं। ये कैसे संभव था? कुछ भी असंभव नहीं है। दीपशेख की आंखों में दया का भाव देखा। तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त ताकत है, लेकिन तुम तकनीकों का उपयोग करना नहीं जानते। इस ताकत को बढ़ाने के लिए सत्यसार के बिना तुम स्वाभाविक रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। लेकिन फिर अगर शांतनु सत्यसार का उपयोग कर सकते तो वह दीपशेख की अमर छाप तकनीक अनडाइंग सील टेक्निक के जाल में फंस जाते। तुम चुप रहो, जा मरो। शांतनु दहाड़े और अपने बाएं मुक्के के साथ हमला किया। पूरी तरह से होश खो चुके थे। अब वह बस अपने सामने खड़े इस आदमी को मारना चाहते थे। चटाक, एक और तीखी आवाज। शांतनु का बायां हाथ भी टूट गया। उसी हश्र का सामना करना पड़ा। लगातार गंभीर चोटों के कारण वह अपना ड्रैगन मानव रूप बनाए नहीं रख पाए और सिकुड़ने लगे। जल्द ही अपने मूल आकार में लौट आए। उनके टूटे हुए हाथ उनके बगल में लटके हुए थे। खून टपक रहा था। एक असहनीय दृश्य। धड़ाम, शांतनु गिर गए, जमीन पर बैठ गए, एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे हार गए थे, और इतनी बुरी तरह से। दीपशेख भी सुनहरे इंसान की स्थिति से अपने मूल रूप में लौट आए। उनकी नजर बुरी तरह घायल शांतनु पर पड़ी और वह आखिरी 3 लोगों पर टिक गई। उन्होंने शांति से कहा, वज्र अभेद्य दिव्य कौशल को सक्रिय करने में मेरी अधिकांश सत्यसार खर्च हो गई है। अगर तुम इस क्षण का फायदा उठाकर मुझे मार डालते हो तो बचने का मौका हो सकता है, लेकिन अगर तुम देर करते हो और मुझे धीरे धीरे अपनी सत्यसार ठीक करने देते हो तो तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। दीपशेख के शब्द सच्चे लग रहे थे, लेकिन इसमें शामिल पक्षों के लिए वे उत्साहत से भरे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार कौन जानता है कि दीपशेख ने जो कहा वह सच था। अगर वह जानबूझकर उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर वह झांसा दे रहे हैं,
उनकी सत्य-सार शायद पहले ही लगभग खत्म हो चुकी हो, अन्यथा उन्होंने अभी तक हमला क्यों नहीं किया। लेकिन दीपशेख के चेहरे की अभिव्यक्ति ने कोई कमी जाहिर नहीं की। एकमात्र निश्चितता ये थी कि अगर उन्होंने और देर की तो दीपशेख की सत्य-सार धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, जिससे उन्हें मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमला करें, एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर हम उनकी सत्य-सार के पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करते हैं, तो हमारे पास वास्तव में कोई मौका नहीं रहेगा। लेकिन क्या हमारे पास अभी कोई मौका है? बाएं तरफ के व्यक्ति के चेहरे पर डर का भाव दिखा। जब शब्द बोले गए, तो तीनों शांत हो गए। हाँ, अगर वे अभी हमला करते हैं तो क्या उनके पास कोई मौका है? दूर, सत्यम और एक अन्य व्यक्ति के शव पड़े थे, दोनों को दीपशेख ने एक ही बार में मार डाला था। अगर दीपशेख का लक्ष्य शुरू से ही सत्यम के बजाय वे होते, तो अब तक उनके शरीर ठंडे पड़ चुके होते। सबसे भयानक बात यह थी कि नगर प्रमुख ने, जिन्होंने ड्रैगन मानव रूप शुरू किया था, वे भी दीपशेख का मुकाबला नहीं कर पाए, उनके हाथ तोड़ दिए गए, और वह अपने मूल रूप में लौट आए, अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से खो दी। भले ही दीपशेख के पास केवल थोड़ी सी सत्य-सार बची हो, क्या वे उन्हें मार पाएंगे? यह अभी भी अज्ञात था। शांति की तलाश क्यों न करें? दाएं तरफ के आदमी ने अपने होठों को चाटा और मुश्किल से कहा। दूसरे दोनों ने तुरंत आश्चर्य दिखाया, उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, क्या ये संभव है? कोशिश करते हैं, क्या पता। आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, तुमने देखा कि वह कितना ताकतवर है। भले ही हम अभी एक साथ हमला करें, हम अपने प्रयास बर्बाद कर सकते हैं। इसके बजाय चलो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद ये काम कर जाए। यह मत भूलो, हमारे पास एक और समूह है। तो चलो कोशिश करते हैं। दूसरे दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी तरह से मरने से बेहतर है शर्मनाक तरीके से जीना। थोड़ी गरिमा खोना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ आसपास कोई और लोग नहीं थे, है ना? बीच वाले आदमी ने धीरे से खांसा, जमीन पर स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ बैठे शांतनु को देखा, फिर कहा, अध्यक्ष दीपशेख, आपने उस आदमी को मार डाला है जिसने आपके संघ के मार्शल आर्ट्स योद्धा को मारा था। मुझे लगता है कि हमें अपनी लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है। दीपशेख ने नहीं सुना, उनका चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन उन्हें अंदर से मजा आ रहा था। दरअसल उन्होंने पहले जो कहा वह जानबूझकर धोखा नहीं था बल्कि सच था। पंचगरज परिवर्तन हस्त और वज्रभेद्य दिव्य कौशल का लगातार उपयोग करने के बाद उनकी सत्य-सार लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर बाकी बचे तीन एक साथ हमला करते, तो यह वास्तव में उनके लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता था। हालांकि विरोधियों के इरादे को देखते हुए वे शांति से मामले को सुलझाना चाहते थे और आगे के संघर्ष से बचना चाहते थे। तो वे पहले कहाँ थे? अध्यक्ष दीपशेख, ये देखकर एक व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा, विमल सही कह रहे हैं। सत्यम आपके हाथों मारे जा चुके हैं और नगर प्रमुख भी आपके द्वारा बुरी तरह घायल हो चुके हैं। भले ही वे ठीक हो जाएं, इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेहतर है कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। अध्यक्ष दीपशेख, अगर आप हमें मौत के घाट उतारने पर अड़े हैं, तो हम मर सकते हैं, लेकिन आपको भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा क्यों करना? इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा, हम अकेले देवगढ़ से अंबिका नगर नहीं आए थे। अगर हमारा समूह वापस नहीं लौटता है और एक और समूह आता है, तो अध्यक्ष दीपशेख स्थिति को कैसे संभालेंगे? तुम्हारे पास एक और समूह है। दीपशेख ने माथे पर बल डाला। सही, इस पर तीनों खुश हो गए, लेकिन उन्हें कुछ हद तक दुख भी महसूस हुआ। अगर वे दो टीमों में नहीं बंटे होते, तो दीपशेख अब तक जमीन पर पड़े होते। हम में से 10 से ज्यादा लोग यहाँ आए थे। अंबिका नगर में प्रवेश करने के बाद हम दो समूहों में बंट गए। नगर प्रमुख के नेतृत्व में एक समूह मार्शल आर्ट्स संघ आया और दूसरा अली भाई के नेतृत्व में शक्तिमान संघ गया। उनके पास और भी लोग हैं। अध्यक्ष दीपशेख, विमल रुके और बोले, हमने आधे घंटे बाद मिलने का फैसला किया था। अगर उन्हें इसके बाद हमारी कोई खबर नहीं मिलती है, तो क्या हो सकता है? मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना? आधा घंटा। दीपशेख ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया, ये पर्याप्त है। दीपशेख, तुम हमें बहुत कम आंक रहे हो। बाकी बचे दो भड़क उठे। क्या ये दीपशेख अभिमानी है ना? क्या वह वास्तव में अकेले देवगढ़ के सभी बी स्तर के शक्तिमानों को खत्म करने का इरादा रखता है? लेकिन फिर भले ही वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, यह आदमी शायद ऐसा कर सकता था। अध्यक्ष दीपशेख, विमल ने एक गहरी सांस ली, मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी ताकत हमारी उम्मीदों से ज्यादा है। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, कोने में किया गया खरगोश भी पलटकर काटता है। अगर आप वास्तव में हमें मजबूर करते हैं, तो हम केवल आपको खींचने के लिए बलिदान कर सकते हैं। भले ही आप बच जाएं, आप पीड़ित होंगे। जब हमारे साथी आधे घंटे में पहुंचेंगे, तो यह न केवल आपको प्रभावित करेगा, बल्कि अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स संघ और पूरे गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ को हमारे देवगढ़ के जोरदार प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि बातें इस हद तक बढ़ जाएं? अध्यक्ष दीपशेख, हमें बहुत ज्यादा मजबूर मत करो। ऐसा ही हो, हम मरने तक लड़ेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरे दोनों ने भी दृढ़ संकल्प दिखाया। दीपशेख ने मन ही मन उपहास किया। अगर ये तीनों वास्तव में मामले की गंभीरता को समझते, तो वे सीधे हमला करने के बजाय यहाँ बात नहीं कर रहे होते। उनके लिए उनमें से किसी को भी जाने देने का कोई कारण नहीं था, खासकर बाहर उनके साथियों को देखते हुए। लेकिन कार्रवाई करने से पहले उन्हें एक संदेह हल करना था। तुम देवगढ़ में क्यों नहीं रुके और अंबिका नगर क्यों आए? दीपशेख ने पूछा, साथ ही मार्शल आर्ट्स संघ को क्यों निशाना बनाया? यह तीनों की दृढ़ भावना दूर होने लगी। एक दूसरे को देखने के बाद विमल ने आह भरी, अध्यक्ष दीपशेख, अगर हम ईमानदारी से जवाब देते हैं, तो क्या आप हमें और नगर प्रमुख को जाने देंगे? ये तुम्हारे जवाब के मुझे संतुष्ट करने पर निर्भर करता है, दीपशेख ने स्पष्ट रूप से कहा। तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि दीपशेख का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर
आह, यह मामला लंबा है। नगर प्रमुख हमें यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए लाए थे जिसने उनके अच्छे भाई दिलीप को मार डाला था। तो तुम यहाँ बदला लेने आए हो? दीपशेख के दिमाग में अनायास ही पार्थ की तस्वीर आ गई। क्या दिलीप को पार्थ ने मारा था? थोड़ा विचार करने पर अंबिकानगर मार्शल आर्ट्स संघ के भीतर केवल पार्थ में ही इतनी ताकत थी। हाँ, विमल ने सिर हिलाया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम इस व्यक्ति की वास्तविक पहचान नहीं जानते। विमल ने शर्मिंदगी दिखाई। दीपशेख ने माथे पर बल डाला। तुम उस व्यक्ति की असली पहचान नहीं जानते। अध्यक्ष दीपशेख, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे ने जल्दबाजी में कहा। हमारे पास केवल 2 संदिग्ध हैं, अंबिकानगर शक्तिमान संघ के विवेक या आपके संघ का एक मुखौटाधारी सदस्य। नगर प्रमुख हमें मुखौटाधारी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए लाए थे। मुखौटाधारी व्यक्ति? दीपशेख ने अपना चेहरा सीधा रखा लेकिन मन ही मन सोचा, क्या ये वास्तव में पार्थ है? अध्यक्ष दीपशेख, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? विमल ने टटोला। हे। दीपशेख हंसे। मैंने अपने संघ में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये सच है? क्या ये सच है? विमल ने आह भरी। लगता है हम गलत जगह आ गए। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि यह एक गलतफहमी होगी। आह, ऐसी छोटी सी गलतफहमी आज की स्थिति तक ले गई। सचमुच, तीनों ने बुद्धिमानी से बात की। वास्तविक विश्वास की परवाह किए बिना उन्हें अभी के लिए नाटक करना होगा। एक बार बाहर निकलने के बाद लियान के साथ फिर से इकट्ठा हो जाओ, फिर दीपशेख का सामना करो। मुझे उत्सुकता है कि तुम उन दोनों पर क्यों शक करते हो? दीपशेख ने पूछा। ठीक है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सब कुछ बता दिया। तो तुम मुखौटाधारी व्यक्ति पर इसलिए शक करते हो क्योंकि उसके पास एक कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को मारने की क्षमता है? दीपशेख ने आश्चर्य दिखाया। उनके ज्ञान के अनुसार पार्थ धनुष का उपयोग करते थे। फिर भी जिस संदिग्ध का उल्लेख किया गया था वह कृपाण तकनीकों सेबर टेक्निक्स में उत्कृष्ट था। क्या ये दोनों एक ही हो सकते हैं? यह असंभव है, क्योंकि कई हथियार मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना इतना कि एक कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को मार सकें, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि उन्होंने भी मुके और किक तकनीकों के लिए हथियार मार्शल आर्ट्स छोड़ दिए थे। यह तीनों को अब गहरा पछतावा हुआ। शुरुआत में लगा कि संदिग्ध संभावित है, अब पूरी तरह से गलत लग रहा था। जाहिर है, शक्तिमान संघ के विवेक अधिक संदिग्ध थे। अध्यक्ष दीपशेख, हम लापरवाह थे। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्यम की उग्रता ने हमारी गलतफहमी को बढ़ा दिया। हाँ, अध्यक्ष दीपशेख, अब गलतफहमी दूर हो गई है, चलो इसे आज ही खत्म करते हैं। अध्यक्ष दीपशेख, हम कसम खाते हैं कि जाने के बाद हम कभी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अध्यक्ष दीपशेख, हम पर विश्वास करें। तीनों ने ईमानदारी से बात की। उन्हें पता नहीं था कि शांतनु भी अपने सदमे से बाहर निकल आए थे, कान खड़े किए हुए थे, दीपशेख के जवाब का इंतजार कर रहे थे। माफ करना। दीपशेख ने सिर हिलाया और शांति से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर उन तीनों के चेहरों पर निराशा और गुस्सा छा गया। दीपशेख, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हमने तुम्हें वह सब बता दिया जो तुम जानना चाहते थे। इस बिंदु पर तुम अभी भी हमें जाने नहीं दोगे। तुमने जिसे मारना था मार दिया और हमने माफी मांगी है। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें संतुष्ट होने के लिए हमें मौत के घाट उतारना होगा? खुद को इतना मासूम मत दिखाओ। दीपशेख ने उन्हें रोका और पलटकर पूछा, बस सोचो, अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो क्या तुम मुझसे माफी मांगते? शायद नहीं, है ना? वे तीनों निरुत्तर थे। दरअसल अगर ये लड़ाई न हुई होती तो वे दीपशेख की असली ताकत नहीं जानते और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। दूसरे शब्दों में, अगर उन्हें मुखौटाधारी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली होती तो दीपशेख के मौजूद होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय यह कहना मुश्किल था कि मार्शल आर्ट्स संघ में कितने लोग मारे जाते। सही, दीपशेख ने धीरे से आह भरी। मैं तुम्हें खुद को खत्म करने का मौका दूंगा। बेशक, तुम आकर मुझसे लड़ भी सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। चलो उससे लड़ते हैं। कोई चिल्लाया। हम यहाँ फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम मरने तक लड़ सकते हैं। सही कहा, अगर हम मरते भी हैं तो भी हमें उसमें से कुछ हिस्सा निकालना होगा। चलो एक साथ चलते हैं। विमल और अन्य दो ने दांत पीस लिए। इस बिंदु पर दया की भीख मांगना बहुत अपमानजनक था। एक पल बाद 3 निर्जीव शरीर जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें अनिच्छा और निराशा से भरी थीं। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वे दीपशेख को कोई चोट नहीं पहुंचा सके। दीपशेख अपने हाथों को पीछे बांधे हुए धीरे धीरे जमीन पर बैठे शांतनु की ओर मुड़े। नगर प्रमुख शांतनु, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? कृपया मुझे मत मारो। शांतनु का एडम का सेब उछला और उन्होंने जल्दबाजी में कहा, अगर तुम मुझे बख्श देते हो तो मैं देवगढ़ नगर प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हूँ। दीपशेख की आंखों में निराशा का एक संकेत झलका। बस इतना ही? तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? बेशक, तुम गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष हो। तुम्हारी भूख यकीनन बड़ी है। शांतनु ने खुद से बड़बड़ाया, फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठी। अध्यक्ष दीपशेख, देवगढ़ नगर प्रमुख के पद के अलावा मैं गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ में शामिल होने और अकेले आपका अनुसरण करने को भी तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं। दीपशेख की आंखों में गहरी घृणा दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शांतनु इतना रीढ़हीन व्यक्ति होगा, जो अपने अधीनस्थों से भी बदतर था। अध्यक्ष दीपशेख, तुम मुझे नहीं मार सकते। शांतनु उन्मादी होकर चिल्लाए। उनकी अतिशक्ति ड्रैगन मानव परिवर्तन थी, एक महान क्षमता जो आम शक्तिमानों से कहीं बेहतर थी। पर्याप्त समय मिलने पर वह एक विशाल ड्रैगन में बदल सकते थे। वह यहाँ कैसे मर सकते हैं, इतने शर्मिंदा और घुटन भरे तरीके से? एक तीखा दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके आंतरिक अंग टूट गए हों। ये कैसे हो सकता है? शांतनु ने खून थूका, तीव्र अनिच्छा से भरे हुए, और पीछे गिर गए। आह! दीपशेख ने चारों ओर बिखरे शवों को देखा और एक लंबी आह भरी।
अगर यह पूरी तरह से आवश्यक नहीं होता तो वह अपने सहयोगियों के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठाना चाहते। बेशक वह इन शक्तिमानों को सहयोगी मानते थे, लेकिन क्या शक्तिमान आम लोगों को, मार्शल आर्ट्स योद्धाओं को तो छोड़ो, सहयोगी मानते थे या नहीं, यह अज्ञात था। अंबिका नगर शक्तिमान संघ में अभी भी कुछ लोग हैं, कितना अफसोस। उन्होंने सिर हिलाया। शांतनु और उनके समूह ने लोगों को मारने के लिए मार्शल आर्ट्स संघ पर हमला किया। अध्यक्ष के रूप में किसी भी दृष्टिकोण से उन्हें मारना कोई समस्या नहीं थी। भले ही वे 3S वर्ग के शक्तिमान आते, वह अपने कार्यों पर डटे रहने की हिम्मत रखते। लेकिन अब अंबिका नगर शक्तिमान संघ के लोगों का सामना करते हुए वह कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उन्हें जंगल में इंतजार करना होगा और तब भी उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यों को किसी ने न देखा हो। अन्यथा अगर खुलासा हुआ तो गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ का पूरी तरह से विनाश हो सकता था। चलो यहीं इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे आधे घंटे में इधर आ जाएंगे। खत्म करने के बाद दीपशेख ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष से गायब हो गए। मार्शल आर्ट्स संघ में सुनील और अन्य बीच में रखे छोटे घन को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखें तनाव से चौड़ी थीं। अगर अध्यक्ष और देवगढ़ के वे लोग वास्तव में अंदर थे। इतना समय बीत चुका था। अध्यक्ष, क्या वह ठीक होंगे? अचानक मैदान में कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। सभी एक पल के लिए चकरा गए और फिर जयकारें ज्वार की तरह उठीं। अध्यक्ष, अध्यक्ष, यह अध्यक्ष हैं। हे भगवान, अध्यक्ष बाहर आ गए। अद्भुत, अध्यक्ष ठीक हैं। दीपशेख ने हाथ बढ़ाया, छोटे घन को अपनी आस्तीन में रखा और सबको देखा। उनकी आवाज कोमल थी। मैंने तुम सबको चिंतित कर दिया। अध्यक्ष, देवगढ़ के उन लोगों का क्या हुआ? किसी ने हिम्मत जुटाई और पूछा। अध्यक्ष बहुत मिलनसार नहीं लगते थे, लेकिन उनके पिछले कार्यों से वह संपर्क करने में मुश्किल नहीं लगते थे। चिंता मत करो, दीपशेख ने कहा, वे सब मर चुके हैं। शव दूसरी जगह हैं। लौटने पर मैं उन्हें शक्तिमान संघ को सौंप दूंगा। ये सुनकर सबने गहरा सदमा और प्रशंसा दिखाई। जैसा कि अध्यक्ष से अपेक्षित था, उन्होंने अकेले 6 दुश्मनों को मार डाला और कोई चोट नहीं खाई। बेशक उन्हें चोट लगी होगी, लेकिन उनके कौशल स्तर के साथ वे बता नहीं सकते थे। फिर भी इसने इस तथ्य को नहीं बदला कि अध्यक्ष शक्तिशाली थे। अध्यक्ष, सुनील कुछ कहने वाले थे जब दीपशेख ने अपना हाथ उठाया, उन्हें रोकते हुए। उन्होंने कमरे को स्कैन किया और कहा, तुम सब गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ के सदस्य हो। अध्यक्ष के रूप में तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। कहने के लिए और कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जमीन पर पड़े शव को देखा और धीरे से सिर हिलाया। अगर मैं पहले आता तो शायद यह नहीं होता। आह अध्यक्ष, यह आपकी गलती नहीं है। आप ठीक समय पर पहुंचे। हाँ अध्यक्ष, अगर आप अभी प्रकट नहीं होते तो न केवल वह बल्कि हम में से कई लोग उन लोगों द्वारा मारे जाते। ये शक्तिमान बस बहुत घिनौने हैं। वे अपनी अतिशक्तियों पर भरोसा करते हैं और हमारे जीवन की परवाह नहीं करते। तुम सही कह रहे हो। एक दिन मैं मजबूत बनूंगा और इन शक्तिमानों को कुचल दूंगा। खांसी, खांसी, उनके बगल से खांसी की आवाज आई। तुम खांस क्यों रहे हो? हम सब एक ही तरफ हैं। क्या कुछ ऐसा है जो हम कह नहीं सकते? पहले वाला आदमी नाराज था। दीपशेख ने उसे देखा और याद दिलाया, अपनी बातों का ध्यान रखो। हाँ, तब उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे ठीक से दफना दो। अगर उसका परिवार है तो संघ उनकी देखभाल करेगा। हाँ अध्यक्ष, सुनील ने तुरंत सिर हिलाया। वह दीपशेख के निर्देश के बिना भी ऐसा करते। अच्छा, दीपशेख ने चारों ओर देखा। अगर और कुछ नहीं है तो चलो विसर्जित होते हैं। वैसे अगर कोई और शक्तिमान आता है तो जल्दबाजी मत करना, मुझे सीधे सूचित करना। ये सुनकर सबने खुशी का एक संकेत दिखाया। क्या ऐसा हो सकता है? अध्यक्ष कुछ देर यहीं रुकने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में यह अध्यक्ष हैं। दरअसल अध्यक्ष को चिंता होगी कि इन लोगों को मारने से प्रतिशोध हो सकता है, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष सुनील, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दीपशेख ने अपनी नजर सुनील की ओर घुमाते हुए कहा। बाद वाले ने दबाव महसूस किया और जल्दी से सिर हिलाया। गिरिराज, जाओ और दूसरों को सूचित करो कि सब कुछ सुलझ गया है। हाँ अध्यक्ष, गिरिराज ने जल्दी से जवाब दिया। दीपशेख और उनके अध्यक्ष को मीटिंग रूम में जाते हुए देखकर गिरिराज ने एक लंबी सांस ली और खुद को आह्लादित होने से नहीं रोक पाए। जैसा कि अध्यक्ष से अपेक्षित था, ऐसी मजबूत आभा। बस एक नजर और मुझे जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। किसको नहीं? अंकित ने सहमति में जवाब दिया। ठीक है, उसने गिरिराज के कंधे पर थपथपाया। अध्यक्ष ने तुम्हें अभी एक काम दिया है। भूल गए? जाओ उन्हें सूचित करो, मैं बाकी सब यहाँ संभाल लूंगा। ठीक है। गिरिराज मुड़े और बाहर निकल गए। मीटिंग रूम में सुनील ने जल्दी से चाय पत्ती निकाली और दीपशेख के लिए एक कप चाय बनाई, फिर वहां खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्वाभाविक रूप से पिछली बार जब वह दीपशेख से मिले थे तो यह एक वीडियो कॉल पर था और माहौल अच्छा नहीं था। अब यह आमने सामने था। बैठो, इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। दीपशेख ने उन्हें अपने सामने की सीट की ओर इशारा किया। हाँ अध्यक्ष। सुनील सावधानी से बैठे, अपनी आधी ही सीट पर लगाए। क्या तुमने नाड़ी शोधन स्तर मरिडियन रिफाइनिंग रेल्म को तोड़ दिया है? दीपशेख ने उन्हें देखा और शांति से बोले। हाँ, पार्थ भाई की बदौलत। सुनील सीधे बैठे और समझाया, पिछली घटनाओं के कारण पार्थ भाई को दोषी महसूस हुआ और उन्होंने मेघमणि फल क्लाउड जेड फ्रूट का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया ताकि मेरी नाड़ियों को साफ करने में मदद मिल सके, जिससे मैं नाड़ी शोधन मार्शल आर्ट्स योद्धा बन गया। मैं समझा। दीपशेख की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत झलका। किसी की नाड़ियों को साफ करने में मदद करना आसान नहीं था और आसानी से गलत हो सकता था। मुख्यालय में खुद और बुजुर्ग विनोद एल्डर वैंग को छोड़कर लगभग किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। पिछली घटनाओं के संबंध में तुमने एक अनुचित आपदा का सामना किया। मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए यहाँ हूँ।
कैसा रहेगा? मेरे जाने से पहले मैं भी तुम्हारी नाड़ियों को साफ करने में मदद करूंगा। आह, सुनील ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, खुशी से भर गए। लेकिन उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने हाथ हिलाते हुए, अध्यक्ष आप बहुत दयालु हैं। पार्थ भाई ने मेरी नाड़ियों को साफ करने में मदद की और मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। मैं लालची कैसे हो सकता हूँ? और पार्थ का तुम्हारी मदद करना उनका मामला है, मेरी मदद मुख्यालय का मुआवजा है। कोई टकराव नहीं है, दीपशेख ने कहा। हाँ हाँ, ये देखकर सुनील के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह खुश भी थे और चिंतित भी। मीटिंग रूम में माहौल शांत हो गया। अध्यक्ष, पार्थ भाई बाहर हैं। क्या मुझे उन्हें सूचित करने के लिए बुलाना चाहिए कि आप यहाँ हैं? सुनील के चेहरे पर मुस्कान आई। अंबिका नगर से गंगा तट शहर की दूरी कम से कम 1000 किलोमीटर है। भले ही तुलिका, टू यू और अन्य ने बुलाया हो, अध्यक्ष इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। इसके अलावा अभी तक मिलने का समय नहीं हुआ है, इसलिए यह अत्यधिक संभावना है कि अध्यक्ष यहाँ आने से पहले ही गंगा तट शहर से निकल चुके होंगे। अंबिका नगर में पार्थ भाई के अलावा और कौन हो सकता है जो अध्यक्ष को 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भागने के लिए मजबूर कर सके? ये निश्चित रूप से वह नहीं हो सकते, है ना? चलो उन्हें अभी परेशान नहीं करते, दीपशेख ने आराम से कहा। 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा और उन्हें तब तक वापस आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, सुनील ने सिर हिलाया और कहा। पार्थ भाई आमतौर पर दिन में शिकार करने जाते हैं और रात में रसायन शास्त्र एल्केमी का अभ्यास करने के लिए लौटते हैं। उन्हें सूर्यास्त के आसपास वापस आ जाना चाहिए। हम, दीपशेख ने थोड़ा सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचा। वैसे मैंने सुना है कि अंबिका नगर शक्तिमान संघ को हाल ही में एक नया अध्यक्ष मिला है। नाम विवेक है, क्या अध्यक्ष को भी पता है? सुनील की आंखों में प्रशंसा का भाव था। जैसा कि अध्यक्ष से अपेक्षित था, उन्हें यहाँ से आसानी से खबर मिल सकती है। दीपशेख ने उन्हें हल्के से देखा। मैंने भी उन लोगों के मुंह से नाम सुना। ये व्यक्ति कैसा है? तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? सुनील की आंखों में कृतज्ञता का भाव दिखा और उन्होंने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। शक्तिमान संघ के लिए, संघ के अंदर के लोगों को छोड़कर अंबिका नगर में लगभग किसी ने भी इस नवनियुक्त अध्यक्ष को नहीं देखा है। ओह, दीपशेख थोड़ा हैरान थे। तुमने भी नहीं? नहीं, सुनील ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि मैंने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है उससे वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं। कैसे? अध्यक्ष, क्या आपने शहर के बाहर आते समय 2 खाली शिविरों पर ध्यान दिया? इसके अलावा शहर के गेट पर पंजीकरण के लिए बहुत से गरीब लोग कतार में लगे थे। अब जब तुम इसका उल्लेख करते हो तो मुझे थोड़ा याद है। दीपशेख को याद आया, क्या वे लोग अब शहर में रह रहे हैं? हाँ, सुनील ने जोर से सिर हिलाया। उस अध्यक्ष विवेक ने न केवल शहर के बाहर के 2 शिविरों में लोगों को अंबिका नगर में मुफ्त प्रवेश दिया, बल्कि उन्होंने संघ के शक्तिमानों को बाहर के छोटे गांवों से लोगों को शहर में लाने के लिए भी भेजा। ईमानदारी से, अध्यक्ष, अगर मैं होता तो भले ही मैं अंबिका नगर शक्तिमान संघ का अध्यक्ष बन जाता, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में, दीपशेख ने एक गहरी सांस ली। उनकी पुतलियां फैल गईं। उन्होंने जब विवेक के बारे में पूछा तो वह केवल 2 संघों के बीच के संबंध के बारे में जानना चाहते थे। शांतनु और अन्य लोगों ने जो कहा उसके अनुसार विवेक सतह पर केवल एक सी स्तर के शक्तिमान लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास कई बी स्तर के शक्तिमानों को मारने की ताकत है। ऐसा व्यक्ति छोटे से अंबिका नगर में रहने के बजाय मध्यम या बड़े शहरों में क्यों नहीं गया? ये वास्तव में पजलिंग, भ्रमित करने वाला है। अगर पार्थ यहीं रहना चुनते हैं और अगर भविष्य में 2 संघों के बीच टकराव होता है और कोई संघर्ष छिड़ जाता है, तो उन्हें निश्चित रूप से विवेक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह अध्यक्ष विवेक काफी अच्छे व्यक्ति लगते हैं। तो हाल ही में उनके साथ कोई टकराव नहीं हुआ है? नहीं नहीं, सुनील का सिर एक खड़खड़ाहट की तरह हिल गया। मुझे लगता है कि अध्यक्ष विवेक हमारे अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उनके अधीनस्थ हमेशा की तरह बने रहते हैं। हम, दीपशेख ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर धीरे से आह भरी। अध्यक्ष, क्या बात है? सुनील चौंक गए और जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा मत सोचो। ओह, ठीक है, सुनील ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। दीपशेख ने अपनी पानी के कप को देखा, मन ही मन सोचा। देवगढ़ के लोग कुछ यहाँ आए, अन्य अध्यक्ष विवेक को खोजने के लिए शक्तिमान संघ गए। उन्होंने सोचा कि क्या अध्यक्ष विवेक इस संकट से उबर पाएंगे। ये तो कहना ही नहीं, केवल बाहर के आम लोगों को अंबिका नगर में ले जाने से ही वह एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं। अगर वह मर जाते हैं तो यह वास्तव में अफसोस की बात होगी। लेकिन हस्तक्षेप की बात करें तो भले ही वह गंगा तट उपखंड मार्शल आर्ट्स संघ के अध्यक्ष नहीं होते, वह एक आम मार्शल आर्ट्स योद्धा के रूप में किसी अन्य संघ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि अगर शहर के बाहर कोई लड़ाई होती तो वह वास्तव में मदद कर सकते थे। आखिरकार एक बार जब वह चले गए और अगर शक्तिमान आए और उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, तो वे उन पर प्रतिशोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ मार्शल आर्ट्स योद्धाओं को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर वे कुछ लोग झूठ नहीं बोल रहे थे तो वे निश्चित रूप से बाद में किसी को यहाँ भेजेंगे। उन्होंने मन ही मन सोचा। कनक नगर, खुवांग सिटी। शहर के ऊपर खून की तेज गंध फैल गई। चारों ओर देखने पर हर जगह भयंकर जानवरों के शव और टुकड़े थे। धमाका, एक जोरदार आवाज, दसियों उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों को एक सत्य क्यूई हथेली छाप ट्रूची पाम सील से कुचल दिया गया। पार्थ ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और चारों ओर देखने के लिए मुड़े। कुछ बिखरे हुए मध्यम से उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों के अलावा जगह खाली थी। क्या ये खत्म हो गया? पार्थ को थोड़ा असंतोष महसूस हुआ और उन्होंने समय देखा। उन्होंने सहमत 2 घंटों से 1/4 घंटा पहले खत्म कर दिया था। पहले मारे गए 3 कमांडर स्तर के भयंकर जानवरों सहित सभी भयंकर जानवरों को मारने से अनुभव अंकों की कुल संख्या लगभग 30 लाख अंक थी। यह इतिहास में अनुभव अंकों की अब तक की सबसे ज्यादा राशि थी।
इसके अलावा मूल मुष्टि तकनीक, मूल हथेली तकनीक, मूल पैर तकनीक, मूल उंगली तकनीक और मूल पंजा तकनीक सभी को एक में मिला दिया गया था, मूल मुक्केबाजी और किकिंग। इसका मतलब था कि उन्हें अब किसी भी मूल मार्शल आर्ट्स का अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी। चाहे वह अपनी मुट्ठी, पैर, हथेली या पंजे का उपयोग करें, ये सब मूल मुक्केबाजी और किकिंग के स्तर में सुधार करेगा। इसके विपरीत मूल मुक्केबाजी और किकिंग के स्तर को बढ़ाने से सभी मुक्के और किक मार्शल आर्ट्स क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए आवश्यक अनुभवन भी कम हो जाएंगे। पार्थ इस बदलाव से काफी खुश थे। भयंकर जानवर सामग्री को अभी के लिए बचाया जा सकता है। एक बार जब मैं और जमा कर लेता हूं, तो मैं उन्हें अंकों के बदले बेच सकता हूं और उन अद्वितीय तकनीकों, अनपैरेलल टेक्निक्स और सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स, सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को खरीद सकता हूं, लेकिन अनुभव अंकों का उपयोग जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। पार्थ ने कौशल पट्टी को देखा। वज्रभेद्य दिव्य कौशल और गजराज ज्ञान कौशल दोनों पहले ही उन्नत हो चुके थे। सूर्य अवलोकन तकनीक किसी भी समय सीखने के लिए तैयार थी। पार्थ एक पल के लिए झिझके और खेती के लिए पहले से निर्धारित क्रम का पालन करने का फैसला किया। सूर्य अवलोकन तकनीक बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छी थी, लेकिन वह लोगों को मारने के लिए केवल आत्मा विनाशक उंगली, सोल अनाइलेटिंग फिंगर पर निर्भर नहीं रह सकते थे। हालांकि यह पहले सी स्तर के शक्तिमानों को मारने के लिए ठीक था, इस बार उन्होंने आसानी से एक बी स्तर के शक्तिमान को मारने में कामयाबी हासिल की थी, जिससे ये संभावना थी कि ऊपर वाले को संदेह होगा कि वह वही व्यक्ति थे जिसने दीपक, यानमिंग और अन्य को मार डाला था। इस समय गजराज ज्ञान कौशल काम आया। किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, एक के बाद एक को कुचलने के लिए बस शुद्ध शक्ति। वज्रभेद्य दिव्य कौशल नजदीकी युद्ध के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मैं वज्रभेद्य दिव्य कौशल से शुरू करूंगा। पार्थ की आंखों में उम्मीद का गहरा रंग दिखा। उन्होंने पहले इसमें 10,000 अनुभव अंक जोड़े। वज्रभेद्य दिव्य कौशल की दक्षता 60% से अधिक बढ़ गई। चंद्र अवलोकन तकनीक से बोनस को छोड़कर वज्रभेद्य दिव्य कौशल को प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने के लिए 20,000 अनुभव अंकों की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। पार्थ ने बुदबुदाया, बाकी बचे अनुभव अंकों को इसमें जोड़ दिया। अगले ही पल उनके शरीर में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। उनके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। वज्रभेद्य दिव्य कौशल 0% मामूली उपलब्धि विशेषताएं, अटूट स्तर 1 गोल रुचि 2 विशेषताएं। पार्थ के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। जब गर्म धारा गुजरी तो उन्होंने महसूस किया कि उनका संविधान, शक्ति और यहां तक कि गति भी काफी हद तक सुधर गई थी, यहां तक कि हमलों के प्रति उनका प्रतिरोध भी बढ़ गया था। उनके दिमाग में अजीब सी भावना को जोड़ते हुए, सिर्फ 2 विशेषताएं कैसे हो सकती हैं? उन्होंने उत्सुकता से पहली विशेषता पर टैप किया और चौंक गए। अटूट। प्रत्येक कौशल स्तर संविधान, शक्ति और चपलता गुणों को 1000 अंकों से बढ़ाता है और भौतिक रक्षा क्षमता दोगुनी हो जाती है। पार्थ का मुंह देर तक खुला रहा इससे पहले कि उन्हें होश आया। ये पता चला कि कुछ विशेषताएं, हालांकि वे एक लगती थीं, वे अनिवार्य रूप से 4 थीं। अगर संविधान, शक्ति और चपलता में से प्रत्येक 1000 अंकों से सुधरता है, तो सिद्धि स्तर तक पहुंचने पर वे प्रत्येक 5000 अंकों से बढ़ जाएंगे। इसका क्या मतलब था? उनके वर्तमान शारीरिक गुण केवल 48,900 थे, 50,000 अंकों से भी कम। और वज्रभेद्य दिव्य कौशल के प्रारंभिक स्तर पर अनलॉक हुई विशेषता ने उनके शारीरिक गुणों को 10% बढ़ा दिया था। ताकत और चपलता द्वारा लाए गए सुधार को ध्यान में रखते हुए उनकी समग्र शक्ति कम से कम 30% बढ़ गई थी। इसमें अन्य कारकों को तो ध्यान में भी नहीं लिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक अद्वितीय तकनीक कहा जाता है। पार्थ ने आह भरी। अगर अद्वितीय तकनीकों से सुधार इतना महत्वपूर्ण था, तो सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स अमर स्वर्ण काया उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, अभी भी एक और विशेषता है। पार्थ ने अपनी नजर दूसरी विशेषता, गोल रुचि राउंड रुई की ओर घुमाई। यह विशेषता अजीब लग रही थी, इसका कोई स्तर नहीं था और यह मार्शल आर्ट्स की दक्षता के साथ बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती थी। पार्थ ने इसे खोला और दंग रह गए। गोल रुचि, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शरीर और आत्मा के साथ निर्बाध रूप से विलीन हो गई है, जिससे ये किसी भी बाहरी प्रभावों से प्रतिरक्षित हो गई है। इसके अतिरिक्त तुम अतिरिक्त आशीर्वाद शक्ति स्तर 1 प्राप्त कर सकते हो। आशीर्वाद शक्ति, प्रत्येक कौशल स्तर तुम्हारे सभी हमला तकनीकों की शक्ति को 10% बढ़ाता है, जो किसी भी मार्शल आर्ट्स तकनीकों के साथ संयोजन करने में सक्षम है। इन दोनों पंक्तियों को पढ़कर पार्थ की सांस लगभग रुक गई। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। जब किसी की शक्ति शरीर और आत्मा के साथ निर्बाध रूप से विलीन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अवशोषण तकनीक या आकाशीय दानव तकनीक, सेलेस्टियल डेमन टेक्निक, जो दूसरों की आंतरिक शक्ति चुराती हैं, वे वज्रभेद्य दिव्य कौशल में उनके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी होंगी। यह एक निष्क्रिय विशेषता थी। एक और निष्क्रिय है, आशीर्वाद शक्ति, गोल रुचि का एक व्युत्पन्न वज्रभेद्य दिव्य कौशल के क्षेत्र के साथ बढ़ सकता है। प्रत्येक कौशल स्तर ने 10% अतिरिक्त हमला शक्ति प्राप्त की, जो सभी मार्शल आर्ट्स तकनीकों में लागू होती है। 10% मामूली लग सकता है, लेकिन 50% का क्या? वह एक गुणात्मक छलांग होगी। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।